नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th की ज्योग्राफी को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और क्लास 11th की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत हमारी पुस्तक है, उसका पहला चैप्टर पहला जो था भूगोल के बारे में सामान्य परिचय दे रहा था और उसको हमने मज़े से और शानदार तरीके से भूगोल को समझने का प्रयास किया। उसके बाद हमने दूसरा चैप्टर शुरू किया, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। यानी नाम तो सिर्फ पृथ्वी है इस चैप्टर के अंदर, लेकिन इसमें सारे विकास की बात हम कर लेते हैं, सारे ही मुद्दों की चर्चा इसके अंदर हम कर लेते हैं। नाम तो पृथ्वी की उत्पत्ति है, लेकिन इसके अंदर ब्रह्मांड भी पढ़ लेते हैं, इसके अंदर हम ग्रह भी पढ़ लिए हमने, इसके अंदर ब्रह्मांड भी पढ़ा, सौर मंडल भी पढ़ा, तारों की भी चर्चा की, स्थल मंडल की भी चर्चा की, ढेर सारी चर्चाएं हमने इसमें की। इसके अध्याय जो हमारा 2 है, इसके जो है लगभग हम 6 लेक्चर इसके पढ़ चुके हैं। आज हमारा इसका 7वां लेक्चर है और जो सामान्य रूप से हमें स्थल मंडल की परिभाषा देगा, किसके बारे में समझाएगा, स्थल मंडल। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। तो आज हम वायुमंडल व जलमंडल का विकास पढ़ेंगे। कल हमने वायुमंडल की बेसिक चर्चा की थी, लेकिन आज हम वायुमंडल व जलमंडल का विकास पढ़ेंगे। फिर हम पृथ्वी पर मानव कैसे आया, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी हम लोग कैसे आए पृथ्वी पे, इसकी बात हम करेंगे। आज हमारा दूसरा जो चैप्टर है उसका ये लास्ट लेक्चर है ना, क्योंकि इससे पहले 6 लेक्चर जो है वो पढ़ लिए हमने, ये 7वां है और लास्ट है। इसके बाद हम बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर शुरू करेंगे, शानदार वाला। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वायुमंडल व जलमंडल का विकास कैसे हुआ ये हम जानेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। यानी आज जो वर्तमान में आपको दिखाई दे रहा है पूरा वायुमंडल, पूरा एटमॉस्फेयर जिसे हम कहते हैं, पूरा एटमॉस्फेयर हमें जो दिखाई दे रहा है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैसें हमें देखने को मिलती है वो 2 ही गैसें ज़्यादा मिलती है। एक तो नाइट्रोजन, कौन सी मिलती है, नाइट्रोजन, और दूसरी ऑक्सीजन। यानी ये 2 गैसें ऐसी है जो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। कौन कौन सी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। यानी पूरे वायुमंडल में, पूरे एटमॉस्फेयर में। बताओ पहले कौन सी गैसें थी जब वायुमंडल बना ही था, उस समय कौन सी गैसें थी, तो हाइड्रोजन और हीलियम सबसे हल्की गैसें उस समय हुआ करती थी। इसके बाद देखिए, वर्तमान वायुमंडल के विकसित की 3 अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं, ये पहली, ये दूसरी और ये अंत में तीसरी। यानी वायुमंडल के बनने की 3 अवस्थाएं हैं। वायुमंडल के बनने की कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं। कैसे, इसकी पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडल गैसों का ह्रास हुआ। यानी जब वायुमंडल बना तो पुराने समय से जो गैसें चली आ रही थी, हीलियम और हाइड्रोजन, वो धीरे धीरे कम होने लगी और इसकी पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास हुआ, धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि शुरुआत में भी वो धीरे धीरे अपने आप को कम करने लगी और दूसरी गैसें आने लगी। दूसरी जब आने लगी, क्या हुआ, दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप और वायुमंडल के विकास में सहयोग किया जलवाष्प ने। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, ठंडी हुई तो भाप तो बाहर आ ही रही थी, जलवाष्प भी जो अंदर था, चाहे वो गर्म था, जलवाष्प में मतलब पानी की छोटी छोटी बूंदें, तो जो गर्म थी वो बाहर आने लगी, पृथ्वी ठंडी होने लगी तो भाप तो निकलती है। तो भाप और जो जलवाष्प, पानी के, गर्म पानी के जो छींटे थे वो, और गर्मी से जो हीट क्रिएट हो रही थी, उन दोनों का जो स्टेप था वो क्या कहलाता था, दूसरा स्टेप। सारी गैसें जो है कम होने लगी, जो पहले से थी नई गैसें आने लगी, ये तो पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था में क्या है, भाप और जो जलवाष्प वायुमंडल का विकास करने लगे, भाप जो निकली है उससे वायुमंडल बनने लगा और नई गैसों का निर्माण होने लगा। जबकि पहले तो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम थी। पहली अवस्था में धीरे धीरे उनका ह्रास होने लग गया, दूसरी अवस्था में उनका और ह्रास हुआ, मतलब कमी हुई, और तीसरी अवस्था में क्या हुआ, अंत में वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल के प्रकाश के संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित किया। तीसरी अवस्था के अंदर जो प्रकाश पड़ रहा था सूर्य का, उससे जो गैसें थी वो अपने आप को डाइवर्ट कर पाई, अपनी दिशा को चेंज कर पाई, जलवाष्प जो है वो थोड़ा सा सूखापन ला पाया, हवाएं जो है निरंतर बहने लगी। इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं जो वायुमंडल बनने के दौरान हुई। हम ये देख रहे हैं कि आज वर्तमान में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बाहुल्य है, किसमें, पूरे वायुमंडल में। यानी पहले किसका था, हाइड्रोजन और हीलियम का, अब किसका ज्यादा बोलबाला है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। अब वायुमंडल जब बनाना, उसकी 3 अवस्था थी, ये सवाल पूछा जाता है। पहली अवस्था में जो हीलियम और हाइड्रोजन गैसें चली करती थी, प्राचीन काल से, आदिकाल से जो गैसें चला करती थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी, हल्की गैसें, ये तो पहली अवस्था थी। दूसरी अवस्था के अंदर पृथ्वी जब गर्म थी तो उसे भाप निकलती थी, जलवाष्प निकलता था, उनसे धीरे धीरे हवाएं बनने लगी, और तीसरा जो है वायुमंडल में ताप वगैरह बढ़ने लगा और इससे गैसों का निर्माण होने लगा। तो ये 3 अवस्थाएं किसकी, एटमॉस्फेयर की, जिसका पहला मंडल कौन सा है, सौरमंडल, ट्रोपोस्फेयर। तो ये 3 अवस्थाएं हमने किसकी देखी, वायुमंडल की।
तो आया समझ में यहाँ तक? वायुमंडल व जलमंडल की बात हम कर रहे हैं, तो वायुमंडल की 3 अवस्थाएं हमने देखी, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली में हाइड्रोजन हीलियम खत्म होने लग गई, दूसरे में जल वाष्प और भाप निकली और गैसों का निर्माण आगे बढ़ने लगा, तीसरे में सूर्य की किरणें, अन्य कार्य जो होने, संश्लेषण प्रक्रिया, धूप का सूखना आदि चीजें होने लगी। तो ये 3 स्टेप थे वायुमंडल के बनने के। ठीक है, आगे बढ़ते। प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ, अर्थात सभी पार्थिव ग्रहों से सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या समाप्त हो गया। वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। पहली अवस्था को हमने डिटेल से पढ़ा। भाई कोई ना कोई ऐसा कारण रहा जिसमें हीलियम, हाइड्रोजन जैसी गैसें जो है धीरे धीरे खत्म होने लगी, क्योंकि ताप की वजह से मानो या किसी वजह से मानो धीरे धीरे वायुमंडल खिसकने लगा और अपना पूरा विकास नहीं कर पाए। अब पहली बार में किसी चीज का विकास हो जाए तो हम 3 स्टेप क्यों पढ़ेंगे? पहले स्टेप में जो है पूरा विकास नहीं हुआ, इसलिए पहले स्टेप के बारे में बताया हुआ। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के ठंडा होने, पहले पृथ्वी गर्म थी, कल हमने पढ़ा। पृथ्वी जो है वो एक आग का गोला थी, ताप था उसमें भयंकर। तुरंत उत्पत्ति के बाद भी गर्म थी, मतलब जब उत्पत्ति हुई उसके तुरंत बाद तो गर्म ही रहेगी ना। इसमें बड़ा सस्पेंस रहता है ना, ऐसे कॉन्ट्रोवर्सी नहीं रखना है। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें में जलवाष्प बाहर निकले। पृथ्वी जब ठंडी थी, क्या लिखा है देखो, पृथ्वी ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें और जलवाष्प निकला। पृथ्वी जब गर्म थी, पृथ्वी में जब हीट क्रिएट था, तो धीरे धीरे जो गैसें हैं वो निकलने लगी, गैस बाहर आई, जलवाष्प बनाई, दूसरी अवस्था थी। यानी उन्हीं अवस्थाओं को हम डिटेल से पढ़ रहे। जो हमने पहला पीपीटी हमारा देखा था उसमें जो 3 स्टेप थे, पहले हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसें हैं वो धीरे धीरे कम होने लगी, फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बालबोला होने लगा, भाप और जलवाष्प निकलने लगे, फिर सूर्य की किरणों से पृथ्वी पर अनेक क्रियाएं होने लगी। इस प्रकार वायुमंडल बनने लगा। और फिर दूसरी पीपीटी में हमने देखा कि वास्तव में जो है पहली बार गैसें जो थी हाइड्रोजन, हीलियम, वो खत्म हो रही थी और इसी का कारण है कि पूरी तरह से जो है वायुमंडल अपना कार्य नहीं कर सका। ये तीसरी पीपीटी है जो हमारे दूसरे पॉइंट, दूसरी अवस्था को समझा रही है। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ है, भाप और गैसों से। वायुमंडल कोई ऐसे तो है नहीं कि हवा का गुब्बारा कोई था ऊपर पृथ्वी पे और फूट गया, नहीं। पृथ्वी जब ठंडी हुई तो उसे भाप और वाष्प निकला, जल वाष्प। हाइड्रोजन जो हीलियम है, संलयन क्रिया करके, अन्य क्रियाएं करके अलग अलग गैसों का निर्माण होने लगा। तो अलग अलग गैसें जो बनने का कार्यक्रम वो एक दिन में नहीं हुआ, धीरे धीरे हो पाया। तो आज हम वायुमंडल मतलब वायु के गैसों के बारे में हमने कल थोड़ी चर्चा की थी। वायुमंडल, फिर स्थल मंडल, जल मंडल, जैवमंडल, ऐसे कई मंडल होते हैं, तो मैंने कल बताया भी था, ठीक है ना। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ, यानी इसी प्रकार से, क्योंकि गैस आई, फिर जलवाष्प आया, पृथ्वी के अंदर से आए, पृथ्वी बहुत गर्म थी और धीरे धीरे ये कार्य शुरू हुआ। आरंभ यानी शुरुआत में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। यानी वायुमंडल में जलवाष्प था, बार बार वही चीज आ रही है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और प्रोपेन, ब्यूटेन भी इसके साथ होगी, अमोनिया अधिक मात्रा में, स्वतंत्र और ऑक्सीजन बहुत कम थी। शुरुआत की बात कर रहा है, कब की? शुरुआत में। बताओ शुरुआत में सबसे ज्यादा क्या होगी? हीलियम और हाइड्रोजन, ये 2 गैसें ज्यादा होगी। बताओ वर्तमान में ज्यादा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से गैसों का जो निर्माण है वो पढ़ा जाता है। बिल्कुल नॉर्मल और सिंपल चीज है, चैप्टर का लास्ट हिस्सा हम पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मतलब ये चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। इसलिए जो एक मतलब जो है बेसिक इंट्रोडक्शन जो है ये इसमें दिया गया है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं देखे हैं पहले वीडियो वो देखें एक बार, है ना। स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी, ये मैं ही कह रहा हूँ भाई, आपको सिर्फ अब तक हमने क्या पढ़ा, जिसको समझ में नहीं आया वो ध्यान से समझे। वायुमंडल पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं? वायुमंडल जो है उसके बनने के 3 स्टेप थे। 3 स्टेप, कितने स्टेप? 3 स्टेप। पहले स्टेप में जो हाइड्रोजन और हीलियम जो पहले से ही थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, तो बढ़ता कहाँ है? बिगड़ रहा है, ठीक है, इसलिए पूरा नहीं हुआ। दूसरे स्टेप में जो पृथ्वी गर्म थी तो उससे भाप निकलती थी और जलवाष्प, जल के छींटे, जो पानी के छींटे वो बाहर आ रहे थे और धीरे धीरे वायु का निर्माण होने लगा। ये दूसरा स्टेप था। तीसरे स्टेप में सूर्य किरणें, प्रकाश आदि गतिविधियां होने लगी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगी, फिर वायुमंडल का निर्माण हो गया। फिर मीथेन आ गई, प्रोपेन आ गई, ब्यूटेन आ गई, सारी चीज आ गई। तो सबसे हल्की गैसें कौन सी होती है? हीलियम और हाइड्रोजन। सबसे भारी गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे विषैली गैस कौन सी होती है? मीथेन। घर के सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन। तो ये चीजें हमने पढ़ी और बहुत शानदार चीजें। ऑक्सीजन बहुत कम थी स्वतंत्र में, शुरू में, आरंभ में, यानी शुरू में कम थी।
सवाल ये पूछा जाता है शुरू में कौन सी गैस सबसे ज्यादा थी, तो आपको बेझिझक आंखें बंद करके बेधड़क तरीके से लिखना है। क्या लिखेंगे? शुरू में, यानी हल्की गैसें थी शुरू में, और उनमें हीलियम और हाइड्रोजन था। वर्तमान में सबसे भारी गैस कौन सी है, वर्तमान में हो या चाहे पहले, कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चीजें हम पढ़ चुके। पीपीटी वैसे इधर आया करती है तो बहुत आसानी होती है, लेकिन इस तरफ है तो दिखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है आपको, लेकिन मैं इस तरफ खड़ा होकर समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आज इस तरफ है। अमोनिया अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी, यानी ऑक्सीजन बहुत कम थी। अमोनिया और मीथेन बहुत ज्यादा थी। मीथेन सबसे विषैली गैस होती है जिसके लिए नाक बंद करना पड़ता है अपन को। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ठीक है ना, ये आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई, इससे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है। जब पृथ्वी गर्म थी, पृथ्वी में हीट थी, कोई पास में जा ही नहीं रहा था, लेकिन अंदर से बेचारी सब लोग भाग रहे थे, तो अंदर जो भाप थी ना वो भी भाग रही थी दूर। अंदर से जो भाप निकल रही है, अंदर से जो जल वाष्प निकल रहा है, गरम गरम पानी निकल रहा है ना, गीजर का गर्म किया हुआ, वो जो पानी है ना उसको गैस उत्सर्जन कहा गया, यानी उसको गैस के रूप में माना गया। उस पानी को किसके रूप में माना गया? गैस के रूप में। कूलर की हवा के साथ जो पानी आता है ना उसको पानी नहीं कहा जाता, उसको जल वाष्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वो जो पानी आता है ना, वैसे ही पृथ्वी के अंदर से ही पानी निकल रहा था, लेकिन कूलर की तरह नहीं था, बहुत गर्म था। कैसा था भाई? बहुत गर्म। कहा जाता है लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प गैस बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हो गया। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की वर्षा के पानी में घुलने से तापमान और अधिक गिरावट आई। क्या कहना चाह रहा है ये? पृथ्वी के ठंडा होने के साथ जलवाष्प, ये बस वही बात कह रहा है जो मैं कह रहा हूँ बार बार। ये कह रहा है कि धीरे धीरे भाप से जो जलवाष्प बाहर निकला, भाप निकली, जलवाष्प निकला, फिर ठंडा हुआ, फिर हवाएं बनने लगी। इस प्रकार का कार्यक्रम सारा होने लग गया। तो समझा इस चीज को हमने। एक नाम आया हमारे पास ज्वालामुखी, अंदर से आग का बाहर आना, कोई पृथ्वी पर मुख बना के, ज्वालामुखी। तो ये चीजें डराती और कुछ भी नहीं है। एक आता है जवार भाटा, कुछ भी नहीं होता, पानी बाहर गया, दूर तक जवार है, वापिस आया, भाटा है। पृथ्वी यूं इस प्रकार से घूमती है ना, तो पानी छलक जाता है। पानी का छलकना ही क्या है? जवार भाटा है। आग का बाहर निकलना पृथ्वी से क्या है? ज्वालामुखी है। कोई ज्यादा डरने वाली चीजें नहीं है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा के पानी में घुलने से तापमान और अधिक गिरावट आई। वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा के पानी में घुल गई और किस में गिरावट आ गई? तापमान में। ये छोटी छोटी चीजें। आगे बढ़ते हैं। फलस्वरूप अधिक संघनन में अत्यधिक वर्षा हुई। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा। गर्त क्या है? खड्डा। ऐसे लोड ले लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं यार, गर्त क्या है? गर्त होता है खड्डा। जब पृथ्वी एक पिंड थी और उसे चंद्रमा जब टूटकर नीचे गिरा तो एक गर्त बन गया, एक खड्डा बन गया। चंद्रमा तो बेचारा वापिस उठ गया, वहां प्रशांत महासागर बन गया, ठीक है ना। तो ये गर्त होता है जिसे महासागर बने। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने, यानी जिससे महासागर बने, पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ साल पहले बने, यानी कि ये समय बताया गया महासागर और महाद्वीपों का। अगला चैप्टर हमारा ऐसा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनको डिटेल से करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इससे हमें पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ। मनुष्य कब आ गया? 380 करोड़ साल पहले। कौन आए? हमारे पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वज, ठीक है ना, मनुष्य आ गया, ठीक है। जबकि महासागर कब आ गए? 400 साल पहले कौन आया? महासागर आए। कौन आए भाई? महासागर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर कौन आया? देखो क्या लिखा है, 380 साल पहले मानव आ गया भैया ना, ये कह रहा है ना, ये मानव आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा चेंज मिल जाता है, इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है। एक आंकड़ा रट लो, एक आंकड़ा रख लो, उसी को रखना है। कहीं 390 मिल जाते, कहीं 410 मिल जाते, तो इसमें ज़्यादा उलझना नहीं है, ठीक है। 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई। 250 साल मान लेते हैं इसको, 250 प्रकाश आया दुनिया में। प्रकाश संश्लेषण यानी कि अलग अलग चीजें, प्रकाश तो पहले आ गया, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश से गतिविधियां होकर नई चीजें बनने लगी, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। कर लेंगे आप। विकसित हुई। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक ही सीमित रहा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की देन है। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से तृप्त हो गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्ण रूप से बढ़ गई। यानी वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो 200 साल पहले पूरी आई, पहले कम थी ऑक्सीजन। क्या है ये? ऑक्सीजन। तो ये धीरे धीरे आई ऑक्सीजन। तो ये चार चीजें जो हमने देखी है
ये आपको याद होनी चाहिए। ये सन इसके अंदर आपको याद करना है कि 400 साल पहले महासागर आए, 380 साल पहले मानव आया, 250 वर्ष पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, और 200 साल पहले 200 करोड़ 200 साल नहीं पहले धीरे धीरे ऑक्सीजन का निर्माण होने लगा। इसका मतलब क्या, पहले ऑक्सीजन थी नहीं थी, कम थी, है ना। तो ये हमने पढ़ा। आगे देखिए, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति, उसके बाद किसी की उत्पत्ति नहीं हुई अभी तक, है ना। अब पता नहीं किसकी उत्पत्ति होगी, किसका नुकसान होगा, कुछ भी पता नहीं है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सबसे लास्ट में जिसकी उत्पत्ति हुई है वो हम मानव है ना। विकास से संबंधित है। निसंदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं है। यानी कि निसंदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल। बताओ आप था क्या? पृथ्वी जब शुरू में बनी तो आग का गोला थी, इतनी उष्मा थी, इतना ताप था, सब कुछ आग बबूला थी पृथ्वी। कोई पास में जाके बैठ जाता? आग के ऊपर, चूल्हे के ऊपर कोई बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। तो मानव रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो निसंदेह पृथ्वी आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं थी। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को इस तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं जिसमें पहले जटिल जीव अणु बने और उनका समूहन हुआ। अब आधे लोग कहते हैं तरह तरह की बातें होती है, मैं भी कह सकता हूँ पहले पृथ्वी जब गर्म थी तो कुछ ऐसे ही जीव होते थे जिनको गर्मी नहीं लगती थी, वो पृथ्वी के पास के जाके बैठ गए। जैसे अपन नहीं कहते कि रात का अंधेरा होता है फिर भी चमगादड़ को दिखाई देता है, इसलिए चमगादड़ अंधेरे में दौड़ती। तो ये तो सच है हालांकि, लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल ऐसे किंवदंतियाँ होती है, बिल्कुल झूठ होती है। और ऐसी झूठ ज्योग्राफी में बहुत देखने को मिलती है। क्या कह रही है ज्योग्राफी कह रही है कि जब पृथ्वी बहुत गर्म थी ना तो कुछ लोग भी गर्म थे अंदर से, उनको गर्मी लगती ही नहीं थी, है ना सर्दी लगती ना बारिश लगती, उनको कुछ पता ही नहीं चलता दुनिया में क्या हो रहा है। वो लोग वहाँ रहने लग गए, धीरे धीरे मानव धीरे धीरे रहने लगा, लेकिन अल्प था, निसंदेह, है ना। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं जिससे पहले जटिल जीव यानी अणु वाले जीव समूहन किया करते थे, रहते थे। समूहन ऐसा था जो अपने आप को दोहराता था, अर्थात पुनः बनने में सक्षम था और निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्वों में परिवर्तित कर सकता। वाह यार, इतनी खतरनाक चीज थी, मुझे आज पता चला। यानी ये कह रहे हैं कि पृथ्वी पे ऐसे जीव भी हुआ करते थे, पृथ्वी जब गर्म थी तो वो जी सकते थे, और जैसे ही ज्यादा उनको गर्मी लगती कभी कभी तो वो खत्म भी हो जाते, डेथ भी हो जाती, लेकिन वो पुनः जीवित हो जाते। और जो निर्जीव वस्तुएं थी, सांस वगैरह नहीं लेती थी, उसको टच करके उसको भी जीवित कर देते। अब बताओ क्या करें, जब ज्योग्राफी में ऐसा लिखा है तो पढ़ना पड़ता है ना। ये कह रहे हैं कि मतलब जी भूगोल में तय है, ये कह रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर जब पृथ्वी गर्म थी, निसंदेह गर्म थी, जीव नहीं रह सकते। फिर भी कुछ ऐसे जीव थे जो पृथ्वी पर रह सकते थे। मानव नहीं था वो, मैं पहले बता दूं, मानव नहीं था वो, ऐसे ही जीव थे, ठीक है ना। तो वो रहा करते थे, लेकिन वो कभी कभी मान लो खत्म हो भी जाते तो पुनः जीवित हो जाते, भोले के भक्त थे, है ना, ठीक है ना। तो इस प्रकार का है, फिर वो टच करते किसी चीज को वो भी सजीव बन जाती। तो निर्जीव वाला सजीव वाला मामला है, तत्वों में परिवर्तित करने में वो सक्षम थे। आगे बढ़ते हैं। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों पर पाए जाने वाले जीवाश्म रूप में 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक शैलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की शैवाल की संरचना से मिलती जुलती है। ये 300 करोड़ अरब के जितने भी हमारी शैलें यानी पत्थर, शैलें यानी पत्थर क्या होती है, आग्नेय अवसादी आंतरिक चट्टानें जो होती है, शैलें जो होती है, चट्टानें कह दो, शैल कह दो, पत्थर कह दो, उनके बारे में कह रहे हैं कि उनका अध्ययन जब करते हैं ना सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से, उसका अध्ययन होता है तो बहुत कुछ जानकारी मिलती है। ये कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाली शैवाल रही होगी, यानी कि साधारण लोग रहे होंगे, बिल्कुल साधारण जीव रहे होंगे। मैं तो उसको साधारण किया, वो तो बड़ा खतरनाक है, जो पृथ्वी गर्म थी फिर भी रह सकता था। ऐसा जीव कौन सा, खत्म होता फिर जीवित होता, भोले की भक्ति करता, ठीक है ना। पार्वती जैसे कई बार जो है वापस जीवित कर देते भोले शंकर, और 108वां जन्म ऐसा कुछ कहते हैं हो गया था उनका। तो वैसे ही वो जीव थे, पता नहीं किसकी उनके ऊपर इच्छा शक्ति थी, किसका उनके ऊपर आशीर्वाद था, पुण्य जीवित हो जाते। तो ये कह रहे हैं कि वो छोटे जीव हुआ करते थे। विकास लगभग 300 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। एक कोशिकीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल मापक्रम को प्राप्त किया जा सकता है। ये कह रहे 380 करोड़ पहले मानव का जीवन धीरे धीरे आने लगा। पहले एक कोशिका का जीव बना, फिर 2, 3, 4 ऐसे करके मानव आ गया। कौन आ गया? मानव, यानी हम आ गए। हमारे बाद कौन आएगा? हमें ये पता चला कि हमारे पूर्वज बंदर थे, तो फिर आने वाले समय में कैसे आएंगे, है ना। कपड़े पहनने के ढंग से लग ही रहा है, पैंटें नीचे जा रही है, अलग अलग तरीका आ रहे हैं, अलग अलग कपड़ों के तरीका आ रहे हैं, अलग अलग रहने का ना, आरेख नहीं आ रहे हैं ना। लड़के इतने लंबे लंबे बाल रख रहे हैं, लड़कियां छोटे छोटे रख रही है। तो ये ट्रेंड है, ये पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव रखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार का जो ये चेंज आ रहा है ना, मानव कोई अलग ही रूप धारण करने वाला है, जो आप देखेंगे बहुत जल्द, है ना। भूवैज्ञानिक मापक्रम प्राप्त किया जा सकता है। आगे क्या, थैंक यू, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
शानदार वाला लेक्चर था ये, और इससे पहले के लेक्चर बड़े ही इंटरेस्टिंग थे। ये हमारा दूसरा जो लेसन है उसका 7वां लेक्चर आज बिल्कुल कंप्लीट हो गया, यानी कि हम 2 लेसन पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। आपको मेरे साथ चलना है, साथ में पढ़ना है, मज़े से पढ़ना है। जो कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसने पूरा वीडियो देखा है कमेंट बॉक्स में लिखना है मैंने पूरा देखा है। चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, मज़े से पढ़ना है और सारे कमज़ोर विद्यार्थियों को बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद।